जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम बैक टू नाज़ अकेडमी एजुकेशन। उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे। तो आज हम देखने वाले हिंदी युवक भारती का तीसरा कविता आपको दिया गया है, सच हम नहीं सच तुम नहीं। आज हम इसका स्वाध्याय देखेंगे, यानी जितने भी क्वेश्चंस दिए गए सारे क्वेश्चन के हम लोग आंसर देखेंगे। और ये हमारे 12th क्लास महाराष्ट्र बोर्ड का है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिए। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, और प्लीज़ वीडियो को जैसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी सारे क्वेश्चन के आंसर मिले। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आकलन से दिया गया है। पहले का अ है कि कविता की पंक्ति पूर्ण कीजिए, यानी कि आपको देखो ये सारी पंक्तियां दी गई है, तो जो कि आदि आपको इसके आगे का क्या है वो सेंटेंस डालकर इस पंक्ति को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबके आंसर बताती हूँ। तो सबसे पहली पंक्ति आपको दिया गया था, बेकार है मुस्कान से ढकना, तो इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे हृदय की खिन्नता। दूसरा है आदर्श नहीं हो सकती तन और मन की भिन्नता। तीसरा है अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना। चौथा है अपने नयन का नीर अपने आप हमको पहुँचना। ठीक है, तो ये आपके आंसर से लिख लीजिए। ओके, मैं स्क्रीन क्लियर कर देती हूँ, आप लोग लिख लीजिए। तो देखिए पहले वाले का यहाँ से यहाँ तक, दूसरे का यहाँ से यहाँ तक, तीसरे का यहाँ से यहाँ तक और चौथे का यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, आ का लिखिए। पहला है जीवन यही है, तो आंसर लिखेंगे नत न होना। दूसरा पथ भूलने पर भी न रुकना। तीसरा हार देखकर भी न झुकना। और चौथा मृत्यु को भी जीत लेना। ठीक है, तो ये पहले का आंसर है। और हाँ, एक बात और बताऊंगी, ये जो यहाँ पे जो पंथ लिखा है ना, ये पंथ नहीं आएगा बल्कि पथ है। ठीक है, तो वो जो नुक्ता है ना बिंदु, उसको हटा दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे खाली पथ भूलने पर भी न रुकना। तो ये आपके पहले का आंसर है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का देखते हैं। दूसरा है मिलना वही है, तो इसका आंसर लिखेंगे जो मझधार को मोड़ दे। ठीक है, आ का दोनों क्वेश्चन बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है शब्द संपदा से। दूसरा है प्रत्येक शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द क्या होता है कि है ना, हम बोल सकते हैं कि समानार्थी शब्द एक ही होता है, पर्यायवाची शब्द एक ही होता है। ठीक है, तो दोनों का मीनिंग एक ही है, तो आपको पता होगा है ना। नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर बताती हूँ। डोंट वरी, वीडियो को एंड तक देखिए, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो पहला आपको दिया गया है पंथ, यानी कि पथ भी होता है, पंथ भी होता है, रास्ता भी होता है, डगर भी होता है। ठीक है, सब एक ही वर्ड है। तो आप यहाँ पे पंथ का लिखेंगे, कुछ ज़्यादा ही ठीक हो गया। देखो तो आप यहाँ पे इसका लिखोगे, यहाँ पे रास्ता और दूसरे में लिखोगे डगर। ठीक है, दूसरा आपको दिया गया कांटा, तो कांटा का लिखेंगे शूल और दूसरे में लिखेंगे कंटक। तीसरा आपको दिया गया है फूल, ये फ्लावर वाला फूल है। हाँ क्या, तो देखो फूल का आप लिखोगे यहाँ पे पुष्प, यहाँ पे पुष्प और यहाँ पे लिखोगे कुसुम, या फिर आप सुमन भी लिख सकते हो। ठीक है, और उसके बाद नीर दिया गया है, तो नीर का लिखा हुआ है अम्बू, यहाँ पे लिखेंगे। और जल, यहाँ पे आप अम्बू की जगह पे नीर भी लिख सकते हैं। नीर भी, सॉरी नीर बोल रही, पानी भी लिख दोगे ना तो चलेगा। पानी, नीर, अम्बू, जल सब एक ही होता है। ठीक है, वाटर का ही समानार्थी है सब, जल का ही, सबका मीनिंग एक ही है। ओके, उसके बाद दिया गया है नयन, तो नयन का लिखेंगे छछू और आँख। ठीक है, उसकी जगह पे आप नेत्र भी लिख सकते हैं तो चलता है। देखो नयन का समानार्थी शब्द बताती हूँ, चक्षु, आँख, नेत्र। ठीक है, और नीर का बताती हूँ पानी, अम्बु, जल। और फूल का बताती हूँ पुष्प, सुमन, कुसुम। ठीक है, तीन तीन बता रही हूँ, आप लोग जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी इजी लगे ना, वो आप दो यहाँ पर जहाँ जहाँ पे जिसका जो बताई हूँ वो दो लिख लेना। ठीक है, क्योंकि देखो इजी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम में आपको याद होना चाहिए। कोई भी आपको रट्टा मारा हुआ याद नहीं होगा, इसीलिए आप छोटा वर्ड याद करोगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया अभिव्यक्ति से। तीसरे का अ है कि जीवन निरंतर चलते रहना काम का नाम है, इस विचार का सार्थकता स्पष्ट कीजिए।
तो आप लोग इसका आंसर लिखेंगे, जीवन का उद्देश्य निरंतर आगे ही आगे बढ़ता रहना है। जीवन में ठहराव आने को मृत्यु की संज्ञा दी जाती है। अनेक महापुरुषों ने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जीवन भर संघर्ष किया है और उनका नाम अमर हो गया है। जीवन का मार्ग आसान नहीं है, उस पर पग पग पर कठिनाइयाँ आती रहती है। इस कठिनाइयों से उन्हें जूझना पड़ता है। उसमें हार भी होती है और जीत भी होती है। असफलताओं से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका दृढ़तापूर्वक सामना करके उसमें से अपना मार्ग प्रस्ताव करना और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक दिन मंजिल अवश्य मिलेगी। जीवन संघर्ष कभी ना खत्म होने वाला संग्राम है। इसका सामना करने का एकमात्र मार्ग है निरंतर चलते रहना और हर स्थिति में संघर्ष जारी रखना। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। पग पग का मतलब होता है हर स्टेप पे, यानी कि आप इस स्टेप पे कोई अलग मुश्किल आ जाती, आप अगला कदम बढ़ाते हो जब तब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको यहाँ पे समझाया गया कि जीवन एक निरंतर है जो चलते रहना चाहिए। कभी अगर स्टॉप होती तो क्या होती है, डेथ हो जाती। तो वही आपको यहाँ पे समझाया गया। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर लिख लीजिए। आ दिया गया कि संघर्ष करने वाला ही जीवन का लक्ष्य प्राप्त करता है। इस विषय पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसका आंसर लिखिए, दुनिया में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो सामान्य रूप से चलने वाली जिंदगी जीना पसंद करते हैं और आगे बढ़ने के लिए किए जाने वाले उठापटक को पसंद नहीं करते। दूसरे तरह के वे लोग होते हैं जो अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष का रास्ता चुनते हैं। ऐसे लोगों का जीवन आसान नहीं होता, उन्हें पग पग पर विभिन्न रुकावटों का सामना करना पड़ता है। पर ऐसे लोग इन रुकावटों से डरते नहीं, बल्कि हंसते हंसते इनका सामना करते हैं। सामना करने में अनेक बार असफलता भी इनके हाथ लगती है, पर ये इसे हताश नहीं होते। ये फिर भी अपनी गलतियों को सुधारते हैं और नए सिरे से संघर्ष करने में जुट जाते हैं। परिस्थितियाँ कैसी भी हो, वे नहीं झुकते और न हताश होते हैं। उनके सामने सदा उनके लक्ष्य होता है, उसे प्राप्त करने के लिए वे निरंतर संघर्ष करते रहते हैं। ऐसे लोग अपनी निष्ठा और लगन के बल पर एक न एक दिन अवश्य सफल हो जाते हैं। वे संघर्ष के बल पर अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करके रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे बोला गया कि ज़िंदगी में ना संघर्ष ना हो तो फिर मज़ा नहीं। यानी किसी चीज़ को लेने के लिए आपको मान लो आपकी कोई आइडल है जिसको आप मानते हो कि हाँ उन्होंने कितने स्ट्रगल्स किए अपनी लाइफ में, फिर उन्होंने वो चीज़ अचीव किया, तो आपको भी उसी तरह बनना चाहिए कि है ना। कोई भी चीज़ इतनी अगर एकदम आसानी से मिल जाए ना, ईज़ी, तो उस चीज़ में मज़ा नहीं है। आप देखो कभी भी कोई चीज़ है ना, आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हो, अच्छे से पढ़ लेते हो, और जब एग्ज़ाम में वही चीज़ आपको आती है, लिख लेते हो, कितनी खुशी होती है ना कि हाँ अच्छा हो मैंने ये चीज़ पढ़ ली तभी आया। तो इसीलिए बोला गया कि जो आप मेहनत करके जो चीज़ पाते हो ना, उसकी खुशी अलग ही होती है ना। तो हर चीज़ ये एक ये है, बोल सकते हैं कि ना संघर्ष ही जीवन है। तो ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि हमारी लाइफ में संघर्ष का होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है रसास्वादन से। चौथा है, आंसुओं को पोंछकर अपनी क्षमताओं को पहचानना ही जीवन है। इस सच्चाई को समझाते हुए कविता का रसास्वादन कीजिए। आंसर है डॉक्टर जगदीश गुप्त द्वारा लिखित कविता सच हम नहीं सच तुम नहीं में जीवन में निरंतर संघर्ष करते हुए रहने का आह्वान किया गया है। कवि पानी सी बहने वाली सीधी सादी जिंदगी का विरोध करते हुए संघर्षपूर्ण जीवन जीने की बात करते हैं। वे कहते हैं कि जो जहाँ भी हो उसे संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष में मिली असफलता से निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी हालत में हमें किसी के सहयोग की आशा नहीं करनी। हमें अपने आप को खुद हिम्मत लानी होगी और अपनी क्षमता को पहचान कर एक नए सिरे से संघर्ष करना होगा। मन में ये विश्वास रखकर काम करना होगा कि हर राही को भटकने के बाद दिशा मिलती है और उसका प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा, उसे भी दिशा मिलकर रहेगी। कवि ने सीधे साधे शब्दों में प्रभावशाली ढंग से अपनी बात कही है। अपनी बात कहने के लिए उन्होंने अपने नयन का नीर पहुँचने शब्द समूह के द्वारा हताशा से अपने आप को उबारकर स्वयं में नई शक्ति पैदा करने तथा आकाश सुख देना नहीं। धरती पसीजी है नहीं से ये कहने का प्रयास किया है कि भगवान तुम्हारी सहायता के लिए नहीं आने वाले हैं और धरती के लोग तुम्हारे दुख से द्रवित नहीं होने वाले हैं। इसीलिए तुम्हें स्वयं अपने आप को सांत्वना दो और नए जोश के साथ आगे बढ़ो।
तुम अपने लक्ष्य पर पहुंचने में अवश्य कामयाब होंगे। तो ये आपका आंसर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान। 5वां है जानकारी लिखिए, सॉरी जानकारी दीजिए, तो आप लिखेंगे ना, इसलिए बोला जानकारी लिखिए। और दिया गया था कि नई कविता के अन्य कवियों के नाम, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजयदेव शाही, तो ये दोनों नाम यहाँ पर लिख लेंगे। आ है कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम। इसका आंसर लिखिए, कवि डॉक्टर जगदीश गुप्त की प्रमुख साहित्यिक कृतियों के नाम नाव के पांव, शब्द दस, हिमवृद, गोपा गौतम काव्य संग्रह है, शाम्बुक, खंड काव्य, भारतीय कला क्या, पदचिन्ह, नई कविता है, स्वरूप और समस्याएं, केशव दास जो कि आलोचना, तथा नई कविता है पत्रिका। ठीक है, तो ये इनके नाम है, लिख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा है निम्नलिखित वाक्यों में अधेड़ रेखांकित शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। यानी कि देखो यहाँ पे जो काफ़ी छोटा दिख रहा है, रुको मैं बताती हूँ। तो देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि बहुत चेष्टा करने पर भी हरिण ना आया। तो देखो यहाँ पे ना लिंग परिवर्तन करना, यानी कि अगर स्त्रीलिंग होगा तो पुल्लिंग में, अगर पुल्लिंग होगा तो स्त्रीलिंग में, ऐसे हमें चेंज करके वाक्य को लिखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको एक एक करके सबका आंसर बताती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लीजिएगा। पहले का आंसर लिखेंगे, बहुत चेष्टा करने पर भी हरिणी नहीं आई। दूसरा है, सिद्धहस्त लेखिका बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तो इसका आंसर लिखेंगे, सिद्धहस्त लेखक बनना ही उसका एकमात्र सपना था। तीसरा है, तुम एक समझदार लड़की हो। तो इसका आंसर लिखेंगे, तुम एक समझदार लड़के हो। चौथा था, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसी से मिलने आया था। तो इसका आंसर लिखेंगे, मैं पहली बार वृद्धाश्रम में मौसा से मिलने आया था। तो पांचवा है आपका, तुम्हारे जैसा पुत्र भगवान सबको दे। तो इसका आंसर लिखेंगे, तुम्हारी जैसी पुत्री भगवान सबको दे। छठा था, साधु की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई। तो इसका आंसर लिखेंगे, साध्वी की विद्वता की धाक दूर दूर तक फैल गई। सातवां था, बुढ़े मर गए। तो इसका आंसर लिखेंगे, बुढ़िया मर गई। नौवां है, वह एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ गया। तो इसका आंसर लिखेंगे, वह एक 10 वर्ष की बच्ची छोड़ गई। नौवां था, तुम्हारा मौसेरा भाई माफ़ी मांगने पहुंचा था। तो इसका आंसर लिखेंगे, तुम्हारी मौसेरी बहन माफ़ी मांगने पहुंची थी। यहाँ पर एक बात बोलूँगी कि देखो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, इसमें गैप नहीं हो पाया है, स्पेस नहीं दे पाई। तो आप कैसे अलग अलग लिखोगे, तुम्हारी फिर लिखोगे मौसेरी फिर लिखोगे बहन। ठीक है, गैप दे दे कर लिखना। यहाँ पे एक साथ ही टाइपिंग हो गया, इसके लिए आ गया ऐसा। 10वां है, एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। तो इसका आंसर लिखेंगे, एक अच्छे मित्र के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी पोएम का जितना भी क्वेश्चन आंसर दिया था, सारे क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। तो वीडियो को एंड तक आपने देखा होगा तो आपको सच्ची समझ में आ गया होगा। ओके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए, और कोई भी ग्रामर चाहिए होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बोल सकते हो, ताकि मैं उस वीडियो बना दूँ उस टॉपिक पर। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो इतना डिजर्व तो हम भी करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।